हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। सेट नंबर 3 का रिस्पांस आप लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया। मैं बारी बारी से सबका कमेंट भी चेक किया और आप लोग का डिमांड था कि सेट नंबर 4 को जल्दी से किया जाए, लेकिन पटना में अभी क्या चल रहा है, वायरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम के चलते हो नहीं पा रहा था। बट अब ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा, ठीक है। ये में हमारे संस्थान से कुछ रिजल्टेंट हैं, ठीक है। जैसे ये हैं हमारे सुजीत प्रसाद, ठीक है, हाई कोर्ट असिस्टेंट, जिसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिविल कोर्ट मेंस का पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जहाँ पे संस्थान में हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई थी 550, उसकी भी तैयारी करवाई गई थी। तो वहाँ से सुजीत कुमार, यह हैं विकास कुमार, अभी तो एसडीएम बन गए हैं। पहले इन्होंने किसके तौर पे ज्वाइन किया था, हाई कोर्ट असिस्टेंट, अभी एसडीएम बन गए हैं। ये हमारे संजीव कुमार हैं, AAO CGL से। गुंजन कुमार असिस्टेंट बार्क से, बीपीएससी सर्किल ऑफिसर। संतोष कुमार, भगवती पांडे बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे हैं। अवधेश कुमार शर्मा बीपीएससी में ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं। दीप्ति जी हैं बीपीएससी से प्रोग्राम ऑफिसर। एंड शंभू कुमार बीपीएससी से रेवेन्यू ऑफिसर है। तो हमारी संस्थान बहुत शांति तरीके से क्या करती है, क्वालिटी वाले कंटेंट पे काम करती है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इतना से सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चुपचाप काम करना है हम लोग के लिए, जो भी हो। और यहाँ पे जो नेक्स्ट यू लिखा हुआ है, यह बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि जब आप सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा, जब आप मेरिट में आ जाइएगा, तब आपकी फोटो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। चलिए हम लोग सेट को आगे बढ़ाते हैं। और एज यूजुअल है ना, 10 आपका मैथ का सवाल रहेगा, 10 रीजनिंग का और 10 जीके जीएस का। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा भारती सर के द्वारा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा एग्जाम से पहले जो मन है कि 25 सेट प्लस 5 को जो सेक्शनल सेट है, तो आपको एक सेट का अगर डिस्कशन 2 घंटा देखने में मिलता है, लगता है, तो 50 घंटे आपका पूरा का पूरा माइंडसेट एग्जामिनेशन का चेंज कर देगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे ना मैथ गिरेगा, ना रीजनिंग गिरेगा, ना ही आपका कंप्यूटर गिरने दूंगा। खास करके सेक्शनल जब लाऊंगा तो 100 क्वेश्चन मैथ का, 100 क्वेश्चन रीजनिंग का, 250 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का, और 500 करीब करीब जीके जीएस रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग काम की बातें करते हैं। पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या आया क्वेश्चन से कि ए और बी जो है किसी काम को 8/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक अकेला कार्य को आधा पूरा करता है और छोड़ देता है, बी शेष कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है, ठीक है। और बी जो है ए से कम कुशल है, तो वह अकेले पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, दो यहाँ पे कंडीशंस हो गया कि एक है कि इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या था कि ए अगर आधा काम करता है, बी अगर आधा काम करता है, तो काम 6 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं कि ए जो है वर्क लिख देते हैं, यानी ए का काम आधा, ठीक है, और बी का काम आधा, ठीक है। वो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वर्क समझिएगा कि ए का काम प्लस बी का काम अगर दोनों करेगा तो एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे मेरा कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 12 दिन में। तो आपका एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि ए जो है काम किया, बी जो है काम किया, ठीक है। ठीक है, दोनों के साथ मैं डब्लू लगा दे रहा हूं कि ए का काम बी का काम। जब ए को मैंने रेसिप्रोकल किया तो 8/3 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ए डब्लू गुने बी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इधर ऊपर में चला जाएगा बी डब्लू प्लस ए डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 3/8। यह मेरा समीकरण बना कहाँ से, यह समीकरण बना इस स्टेटमेंट से कि ए काम करता है, बी काम करता है, तो काम कितना दिन में पूरा होता है, 8/3 दिन में। लेकिन जब इसको हम लोग बटा में करेंगे तो 8/3 उलट जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब मेरा ये इक्वेशन आया, इतना एलसीएम आया मेरा, और नीचे का टर्म ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके। अब यह जो हम लोग पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान ज्ञात कर लिए हैं, किसका, ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू का, यानी ए का काम का प्लस बी का काम का। तो इसका वैल्यू कितना है, 12 दिन, यानी 12 बटा, ठीक है, ए डब्ल्यू मल्टीपल
बी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब काटम पिटिंग करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे से ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 3 AW गुने BW इक्वल टू 12 × 8, 12 × 8। तो ये मेरा कितना कटेगा, 3 से 4 बार में उड़ा देंगे तो 32। यानी मेरे पास दो इक्वेशन आ गया कि AW गुने BW, ठीक है, AW गुने BW बराबर कितना आ गया, 32। और एक कंडीशन मेरा क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AW प्लस BW इक्वल टू। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करके देखना है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म था कि B जो है A से कम कुशल है। यानी कुशलता अगर देखेंगे तो जो आदमी ज्यादा समय लगाएगा वो कम कुशल होगा, और जो आदमी कम समय में ज्यादा काम कर दे वो क्या है, ज्यादा कुशल है। तो अब यहाँ पे हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखें तो गुना करने के बाद 32 आ जाए और जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। तो एक ही आपको दिख रहा है। अब मैं पहले से ही करके रखता हूँ कि चीजें क्या हो, कम समय में आपको मतलब मिले और समय का आपका बचत हो। तो 4 गुने अगर हम 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, और 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12। तो 4 और 8 मेरा क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें हम किसको मानेंगे, ए, और किसको मानेंगे हम बी। अभी तो हम बोले कि जो कम समय लगेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा, जो ज्यादा समय लगेगा उसकी इफिशियंसी कम। तो बी अगर कम कुशल है तो बी ज्यादा दिन वाला समय लगेगा, 8 दिन वाला। ए अगर काम को कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो हमें पूछा यहाँ से बी से, तो बी का जो सही जवाब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपके सिलेबस में क्या है, बोडमास और सिंपल कैलकुलेशन दिया हुआ है। और ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक मैंने तरीका बताया था पिछले क्लास में कि छोटे छोटे टर्म में तोड़ लेना है। तो यहाँ से एक टर्म मेरा हो जाएगा, ठीक है। गुना वाला टर्म मेरा एक टर्म हो गया, यह मेरा एक टर्म हो गया, और यह मेरा एक टर्म हो गया, ठीक है, यानी 4 टर्म, ठीक है। अब बारी बारी से सबको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10, ठीक है, माइनस गुना होगा ये तो ऊपर में हो जाएगा मेरा कितना, 7, और क्या हो जाएगा, 12। छोटी कोट से बाहर निकलेंगे तो का मतलब गुना 6/5, जोड़ 14/3 है, 14/3 गुना 9/10, जोड़ 1/5 गुने ऊपर में चल जाएगा मेरा 25, ये बटेगा 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काट पीट करते हैं, जहाँ पे कटेगा तो ये 5 मरतबे, ये 5 दूना 10। यहाँ पे मेरा एक दिख रहा है, 6 दूनी 12, और इसमें और कोई कटने वाला नहीं है। यहाँ पे मेरा कटेगा 7 दूना 14, ये 5 दूना 10। यहाँ पे मेरा कटेगा 3 तियारी 9। यहाँ से मेरा कटेगा 5 × 25, ये तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया। तो जो अब अगला टर्म बचा कि 5/2 माइनस 7/10 प्लस 7×21 बटा कितना हो जाएगा, 5, जोड़ 5। इसमें क्या करते हैं, हर में एक मान लेते हैं। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 2 5 10 का एलसीएम 10 होगा। ये 2 से मेरा क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो ऊपर में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 25 होगा, माइनस ये तो 10 है, 1 का मल्टीपल है एलसीएम इसका, तो -7 होगा, प्लस ये मेरा कितना है, 5 है, ये मेरा 10 का 10 जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये मेरा 1 है और यहाँ 10 है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर में 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 और 25 तो ऐसे ही 75 हो गया, 75 और 40 कितना हो गया, 75 और 40 हो गया आपका 115, और 2 117, यानी 117 में से हम कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। 7 मेरा माइनस में भी था, पीछे कितना बटा 10, यानी जो मेरा फाइनल आंसर हुआ 110/10। एक शून्य से एक शून्य उड़ा दिए, चाहे ऐसे भी कट कर दीजिए, आंसर मेरा इसका कितना आने वाला है, 11 आने वाला है। तो बेसिक सिंपल कैलकुलेशन सभी एक सवाल आपका मेंस में रहेगा, थोड़ा अच्छे लेवल का रहेगा। मेंस में क्या है ना कि आप 1 नंबर 2 नंबर पे कितना का मेरिट नहीं बनेगा, कितना का मेंस में रिजल्ट नहीं होगा, तो आप मेहनत करने से चूक नहीं सकते हैं।
ठीक है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, गो थ्रू होना ही पड़ेगा। कहता है कि एक जो व्यक्ति है, ठीक है, कि 370 रुपया इन्वेस्ट करता है और तब जाके वो कुछ चाय और चीनी खरीदता है, ठीक है, और चीनी का अनुपात दिया हुआ और उसके वजन का अनुपात दिया हुआ, ठीक है, तो पैसा कितना इन्वेस्ट किया उसने? 370 रुपया। अच्छा, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आप ये जान जाइए कि अगर हम कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं तो केजी के हिसाब से लेंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो क्वांटिटी, और जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है पैसा आप पर केजी दीजिएगा, और बाद में जाके क्या निकलेगा? आपका टोटल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, बड़ा प्यार प्यार से मैथ है, इसको सीखिए। ठीक है, समय थोड़ा दीजिए, ये मेरी खुद की जिम्मेवारी होगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या करना है, कैसे फिट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि 370 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है शुगर टी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका टी एंड शुगर, अपोजिट है, लेकिन हिंदी में दोनों जगह चाय चीनी कर दिया है। इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। शुगर जो है वो कितना है? ठीक है, शुगर जो है आपका 3 रेशियो में, और चाय जो है आपका वो कितना है? 13 रेशियो में। ठीक है, इंग्लिश के ही देख लेते हैं, इंग्लिश को वैलिड कर देते हैं कि शुगर जो है मेरा 3 रेशियो में है, चाय जो मेरा कितना है, ये आपका हो गया 13 रेशियो में है। लेकिन बाद में फिर कह रहा है कि चाय और शुगर का जो क्वांटिटी है ना, तो चाय चाय मेरा यहाँ पे 6 है और शुगर मेरा कितना है? 11 है, और इसी क्वांटिटी को जब हम लोग गुणा करेंगे मेरा टोटल वैल्यू आ जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि क्वांटिटी पर केजी के हिसाब से जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो क्या होता है? टोटल वैल्यू। यानी कोई लड़का है जो 10 रुपये केजी के हिसाब से 5 किलो सब्जी खरीदता है, तो वो कितना दिया? 50 रुपया दिया। वो भी सवाल में आपका यही पूछा है। ठीक है, बस क्या कर दिया है? रेशियो में दे दिया है, और अंग्रेजी में सवाल जो है इस हिसाब से है, हिंदी में दोनों जगह सेम कर दिया है। हिंदी के हिसाब से बनाइएगा तो फिर बाद में क्वेश्चन आपका फिट नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग करते हैं गुना, क्योंकि टोटल वैल्यू तक पहुंचना है। तो 3 गुने 11 अनुपात 13 गुने कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा। कटेगा ना, काट पीट होगा, 3 दूना 6, यानी शुगर का रेशियो मेरा कितना आ गया? 11, और चाय का जो है वो कितना आ गया? 13 दूनी 26, और यही दोनों का वैल्यू कितना है? 370। 26 11 कितना होता है? 37 होता है। तो 37 का वैल्यू कितना? 370। काटम पीटी होगा तो आएगा कितना? 10। अब 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। सवाल जो भी हमसे पूछेगा उसका हम जवाब देंगे। सवाल पूछ रहा है किसका? चाय का। ठीक है, टी का। टी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी? 26। इसमें 10 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगर यही मैंने पूछता शुगर का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 10 से गुना कर देते हैं। तो जो चीनी है वो 110 रुपया का खरीदे थे, और चाय जो है वो कितना का? 260 रुपया का, और टोटल मिला के कितना हो गया था मेरा? 370 हो गया। बस ये याद रखना है, क्वांटिटी पर के जी गुने पेमेंट है ना, कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू निकल जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10%, ये फ़ॉन्ट जो है रीड नहीं कर पाया है, कि दर से 4 साल के लिए एक निश्चित राशि जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत और 4 वर्ष के अंत पर ब्याज का जो अंतर है 5082 रुपया है। तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी आगे भी ऐसा सवाल आएगा, सेट में डालूंगा। मतलब जितना भी आपके सिलेबस है, मैथ्स का चाहे रीजनिंग का या फिर कंप्यूटर का, हर एक सेट में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर इसमें इस टाइप का सवाल है तो अगले सेट में मैं कुछ और डालूंगा, ताकि आप, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो मेरा सेट्स का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो मैथ का जो मेरा पैटर्न है या फिर जितना कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बाद में से तो सेक्शनल होगा ही 5, वो जरूर देख के जाइएगा, और मैथ रीजनिंग गिर जाए तो फिर बताइएगा हमें। चलिए, कह रहा है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 4 साल के लिए कोई राशि है जो क्या किया? जमा किया। तो राशि ही पूछा है। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन आपको सिर्फ ये दे दिया है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में कितना अंतर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। इसके जब पिछला टेस्ट में हम बना रहे थे तो बताए थे कि अगर कोई राशि 2 वर्ष के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ए ही % था, हम लोग करते हैं a प्लस ए स्क्वायर बटा क्या करते थे? 100 करते थे। ठीक है ना,
और जब हम एक कितना के लिए करते थे, 2 वर्ष के लिए करते थे, तो जब 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं तो 4 वर्ष के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? 2 को 2 बार कर लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, कितना है 10% है, पहले 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा क्या आ जाएगा 100 मेरा हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो गया 20 प्लस 1 शून्य कट गया 1, यानी कितना हो गया 21 हो गया। कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना होगा तो 10 प्लस 10 जोड़ 10 गुने 10 बटा 100, ये कितना आ गया मेरा है 21 आ गया। लेकिन हमें 4 वर्ष का भी निकालना होगा तो 2 वाला के हिसाब से फिर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि 4 वर्ष के लिए जाना है तो 2 वर्ष वाला को क्या करेंगे दुगना करेंगे। तो 21 प्लस 21 जोड़ 21 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लिख दें 441 होता है, नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा गुना करके लिख लीजिएगा, हमें याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। तो 21 का स्क्वायर है, जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, उसी प्रकार 21 का स्क्वायर कितना है 441। जब इसको जोड़ेंगे तो 41 दूनी कितना आया 42 आया, ठीक है। और ये मेरा 2 शून्य लगेगा यहाँ पे, तो 0.441 हो जाएगा मेरा। यानी 4 वर्ष का अगर टोटल हम निकालें तो 42 और 4 कितना हो गया 46.41 हो गया, ठीक है। अब यही तो सवाल में आपका दिया हुआ है कि 4 वर्ष का है ना चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 5082। काम मेरा आसान हो गया, हम 1% का निकाल लेंगे और कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे राशि भी मेरा निकल जाएगा। तो 4 वर्ष वाला में से घटा देंगे किसको 2 वर्ष वाला को, चलिए। और उसके बाद जो उसका अंतर है उससे क्या करेंगे इक्वेशन बराबर करेंगे। तो 4 वर्ष वाला के लिए क्या आया था 46.41 माइनस 2 वर्ष के लिए कितना आया था 21%, तो 21% भी लिख रहे हैं, बाद में कट जाएगा, ठीक है। बराबर अंतर कितना दिया हुआ है 5082 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जरा घटाइए, 40 में से 21 ही घटेगा तो कितना होगा 25.41% का वैल्यू मेरा कितना है 5082 रुपया। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 शून्य हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, इधर में हमें 2 शून्य देना पड़ेगा। अब इसको देखिए 2541 का क्या है मल्टीपल है कौन 5082, तो इसको यहाँ से हम अगर 2 से काट दें, ठीक है, और ये मेरा 2 शून्य है, तो गुना करके लिए या 100 करिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए। एक क्वांटिटी का वैल्यू कितना आ गया 1% का वैल्यू आ गया मेरा, इधर लिख चलेगा 1% का वैल्यू मेरा आ गया कितना 200। और कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो हमें पूछा था कि वो राशि ही ज्ञात कीजिए जो इतना साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो भाई 200 पे 2 शून्य चढ़ा दो और कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रकार के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और जितना भी सेट होगा उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका नया आता रहेगा। जैसे इसमें दिए हैं कि आय और व्यय वाला, समझिए बात को कि हम हैं जो कुछ पैसा क्या करते हैं कमाते हैं, मेरा आय हुआ, मान लिया कि 100 रुपया मैंने कमाया, ठीक है, और 70 रुपया में इसे व्यय कर दिए, तो मान लीजिए कि इसमें से हम व्यय कर दिए, ठीक है 70 रुपया, तो जो मेरा रिमेनिंग जो रहेगा वो बचत के तौर पे काउंट होगा, है ना। तो आय माइनस व्यय बराबर क्या होगा बचत होगा, ठीक है। या फिर अगर आय में से ही हम बचत को छांट लेंगे तो हम कितना व्यय किए हैं वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 100 रुपया कमाते हैं, अभी मेरे पास 30 ही रुपया बच रहा है, तो हम कितना खर्चा किए होंगे 70 रुपया खर्चा किए होंगे। तो आय मेरा क्या है एक कांस्टेंट हो गया, इसमें से घटाइएगा व्यय तो बचत, बचत घटाइएगा तो व्यय निकल जाएगा। और उसी का दिया हुआ यहाँ पे कि 2 व्यक्ति है ए और बी, जिसकी मासिक आय का अनुपात कितना है 4:5 और उनकी मासिक बचत का अनुपात कितना है 14:19। यानी अगर हम बचत पूछा है तो उसमें से आय में से घटाएंगे तो मेरा व्यय आ जाएगा, अगर व्यय पूछेगा तो बचत घटाएंगे तो व्यय आ जाएगा, अच्छा बाद में व्यय पूछेगा बचत घटा लेंगे। अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग एकदम बड़ा सिंपल तरीके से बनाते हैं, एकदम फाइनेस्ट मेथड। तो आय जो है 4x हो गया, ठीक है, इसके लिए ए के लिए, और ए के लिए बचत कितना हो गया 14, इसको हम लोग y से डिनोट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14y। कितना बचाया भैया
प्रत्येक बचाया जो है कितना, अच्छा प्रत्येक का जो व्यय व्यय हुआ था वो 1200 रुपया हुआ था, कोई बात नहीं। अब बी जो है, बी की आय कितनी है 5x है, माइनस का जो बचत है कितना है 19y है, और व्यय कितना है, दोनों का समान ही है, हिसाब से हो जाएगा। प्रत्येक की कितनी बचत थी 1200। अभी इसके इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूछा किसका है कि मासिक आय के बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो हमें y काटना पड़ेगा, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हम लोग x को क्या माने थे, आय माने थे, y को क्या माने थे, बचत माने थे, ठीक है। और बाकी जो बच गया मेरा रिमेनिंग क्या हो गया, व्यय हो गया। तो यानी इसको हमें काटना है बचत को, और आय हमको निकालना है, तो नीचे ऊपर में गुना करना पड़ेगा, कितना से, ऊपर में गुना करेंगे 19 से, नीचे में गुना करेंगे कितना से, 14 से, ठीक है, ठीक है ना। तो 19 चौका कितना हो जाएगा, x वाला वैल्यू 19 गुने 4 76x, माइनस, अब ये दोनों तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा तरीका देखिए, मैं गुना करके भी जाके बाद में बाई बाई को काटूंगा ही, 14 गुने 19, 19 गुने 14, बतिया तो दोनों कटिए जाएगा। इसे हमें लिखने से क्या फायदा, इसको ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा क्लियर है तो 76x, ठीक है। अब यहाँ पे बचा बचा कितना, 1200 दोनों में है, ठीक है, और इसका अंतर कितना है, अच्छा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे कि हमको नहीं समझ में आया। तो 1200 गुने 19, ठीक है ना, माइनस घटेगा, फिर साइन मेरा यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस, एक तरह का चिन्ह रहे जोड़ दिया जाए, दो तरह का चिन्ह रहे घटा दिया जाए, जात न मिले छोड़ दिया जाए, ये सब बचपन में हम लोग पढ़ते थे। तो 1200 माइनस कितना हो जाएगा, 1200 गुने फिर 14 हो जाएगा। तो इसमें से हम 1200 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फिर बचेगा 19 माइनस 14। ये काम हम लोग पहले भी कर लेते हैं ऊपर में ही, लेकिन हमें समझाने के चलते इतना करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे नीचे मेरा क्या हो जाएगा, 14 पचे 70x, ठीक है, इधर भी घटेगा मेरा तो 5x घटा, ठीक है, सॉरी 6x होगा, 12 में से 73 में से 70 जाएगा तो कितना होगा, ये गुना किए थे ना 1976 है, 14 पचे 70, इधर भी गुना पढ़ना पड़ेगा, और ये माइनस होगा, ठीक है, तो 6x होगा इधर मेरा, इधर भी 1200 कॉमन ले लिए हैं, तो जाके बाद में हमको गुना करना पड़ेगा, 1200 गुना 9 में से 5 जाएगा तो 9 यूनिट डिजिट से 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 19 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब हो जाएगा मेरा 6x इजकल टू 12 पचे कितना हो जाएगा 60, यानी 6000 रुपया, ये कटेगा मेरा तो कितना आएगा 1000, यानी इनकी जो आय था वो कितना था, उस हिसाब से 1000 रुपया के मल्टीप्लिकेशन में था। अब एक का 4x है, एक का 5x है, ठीक है, ए जो है वो कितना है 4x है, बी जो कितना है वो 5x है। तो आप तो चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो एक ही का अंतर है, एक ही x का अंतर है, 1000 ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस बच्चा को नहीं समझ में आएगा वो यहाँ से गुना करेगा, तो 4 गुने पहले करेगा कितना 1000, तो एक का आया था 4000, दूसर का आएगा 5 गुने 1000, तो कितना करेगा 5000, फिर जाके आंसर लाएगा, ठीक है, कि दोनों का घटा के कितना आया मेरा 1000। वो सिंपल है, आप जैसे भी कर सकते हैं, जिनकी जितना ज़्यादा बढ़िया कैलकुलेशन उतना ज़्यादा कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज पे वो समान ब्याज दर पे 2500 रुपया की राशि जो है वो 1 लाख हो जाएगी कितने वर्षों में। अब देखिए है सवाल में कुछ नहीं, लेकिन एक लड़का जो है टेस्ट में ना गलती किया, उससे उम्मीद नहीं था कि मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, और ये बड़ा प्रचलित ये क्या है मेरा तरीका है कि कोई राशि इतने में दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, तो कोई राशि कितने में क्या हो जाएगी। अब देखना है कि 8 वर्षों में कितनी हुई, दुगनी हुई। अब 25,000 का कितना हुआ 1 लाख, यानी 4 गुनी हो गई वही राशि, सिंपल तरीके से। तो इसका तो एक आपका शॉर्टकट ट्रिक भी है क्या, N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा क्या हो जाता है T2 हो जाता है, ठीक है। तो पहले राशि कितनी थी 8 वर्षों में दुगनी, तो 2 में से 1 घटेगा, और ये 2500 की राशि जब 1 लाख हुआ तो क्या हो गई 4 गुनी हो गई, ठीक है ना। तो जब 4 गुनी हुई
4 में से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो भी लिख दे रहे हैं भैया। पहले कितना था, T1 8 बरस, T2 हमको निकालना है कि कितना समय में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऊपर से आएगा 1, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, ऊपर मेरा 8 बचा मेरा T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, T2 बराबर कितना आ जाएगा, 24 साल आ जाएगा। यानी 24 वर्ष में क्या है, जो राशि है वो 25,000 से कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये तो मैंने जानबूझ के डाला था ना कि आप देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना पाते हैं कि नहीं। अरे 25,000 की राशि लाख रुपया हो जा रहा है तो 4 गुना हो रहा है। पहले वही राशि कितना था, 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा था। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, 24 साल। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, खुद भी कमेंट कीजिएगा, और किस कॉन्सेप्ट पे आप और ज़्यादा सवाल देखना चाहते हैं ये भी हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बड़ा फेमस, खास करके बिहार के एग्जामिनेशन में। एक शिकारी कुत्ता जो है एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश के प्रत्येक 7 छलांग पे ये 6 छलांग लगाता है। यानी 7 छलांग खरगोश चलती है तो कुत्ता कितना छलांग चलता है, 6 छलांग लगाता है। लेकिन शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर होते हैं। यदि शिकारी के कुत्ते की गति इतना है तो खरगोश की गति क्या होगा। बड़ी बड़ी बात नहीं है, यह तो सिर्फ आपको देखने के लिए आडंबर है ना। जब बनाइएगा एक बार कॉन्सेप्ट से हो जाइएगा तो सवाल आपको इजी लगने लगे। पूछा क्या है, गति। ठीक है, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक तरफ मान लेते हैं, कुत्ता को मान लिए, शिकारी कुत्ता। ठीक है, एक तरफ मेरा कौन हो गए, खरगोश। ठीक है, आपको डिस्टेंस दोनों के लिए तो ही डिस्टेंस होगा ना, तो डी बटा क्या होगा, कितना छलांग किसका कितना बराबर है। तो शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, कुत्ता का कितना छलांग हो जाएगा, डी बटा 5 चाल निकालने के लिए, और खरगोश 6 छलांग, तो डी बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूरी में भागा देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इक्वेशन बराबर करना पड़ेगा कि कुत्ता जो है खरगोश के 7 छलांग पे, तो खरगोश तरफ 7 से गुना करना पड़ेगा, और ये 6 छलांग लगाता है, कौन, कुत्ता। अब दोनों इक्वेशन हो गया बराबर। ठीक है, ये बराबर का सिंबल है, ठीक ना। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, तो डी से मेरा डी कट जाएगा, 6/5, 7/6 कटेगा नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना, इधर हो जाएगा 6 से गुना करके 36, और ये कितना हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, 36, ये 6 इधर जाएगा, ये 5 मेरा इधर आएगा, तो गुना करके हो जाएगा 36 रेशियो 35। चलिए भाई, रेशियो ही सही, शुरू से ही चलो रेशियो। चलो, अब इसमें किसी एक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, खरगोश का दे, कुत्ता का दे, उसमें से आपको निकालना है। या शिकारी कुत्ते का जो गति है वो इतना दिया हुआ है, यानी 36 रेशियो का वैल्यू हमें दिया हुआ है। 36 रेशियो का वैल्यू कितना है, 128.4/7। ठीक है, तो पहले गुना कर लेंगे, 7 × 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 1 8, इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर बचेगा मेरा 900/7, यानी 36 रेशियो का वैल्यू मेरा कितना है, 900/7 है। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर लेता हूँ, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 900/7 गुने 36। लेकिन हमें निकालना किसका है, खरगोश का, तो खरगोश के लिए कितना था 35, तो 35 रेशियो के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 900 गुने 35 ऊपर चला जाएगा, बटा 7 गुने 36 से भागा लगेगा। अब चालू होगा महाकुंभ काट छाट का, 7 × 5 = 35। ठीक है, ये आपको 18 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, 18 × 5 = 90, तो 18 × 5 = 90, तो एक जीरो ज़्यादा है तो 50 हो जाएगा, वो 18 दूनी 36। ये मेरा 50 कटेगा किससे, 25 मरतबे, अब 25 में अब 5 से गुना करना है, तो 25 गुने 5 बराबर कितना होता है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सवाल मैं इसलिए डाला हूँ
इस टाइप के सवाल कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको डाल देता है, खास करके बिहार वाला में। 7-8 का आपका सिलेबस का चैप्टर है, 2-3 फालतू सवाल आएगा, इधर से ही आएगा इसी कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, मैं एक ही सवाल से आपको क्या करूंगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। क्या है, कह रहा है कि 17820 के गुणनखंड का योग ज्ञात करें। सवाल में देखिए क्या ट्विस्ट है, एक आपका पूछता है कि गुणनखंड की संख्या कितनी है, फिर कभी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ देगा, कभी आपका प्राइम गुणनखंड प्राइम फैक्टर पूछ देगा, और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सवाल ही मैंने ले रखा है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक वैल्यू है, एन का वैल्यू ले लेते हैं 1500। ठीक है, एन का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1500 ले। एक सवाल से आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो कहता है कि इसमें सबसे पहला जो है, इसको फैक्टर तोड़ना है। मतलब 1500 को तोड़ना है, 2 से भागा देके, 3 से भागा देके, 4 से भागा देके, जितना सी क्या हो टोटल कट जाए। तो हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 गुने 100, ठीक है ना, 1500 वैसे भी हो जाएगा। ये मेरा 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा 4 गुने 25 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिखेंगे 4 का, और गुने कितना रख देंगे, 5 स्क्वायर 25 का। अब इससे ज़्यादा ये नहीं टूट सकता है। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 2 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर। अब इससे हम लोग निकाल क्या क्या सकते हैं, ठीक है, अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, इसको और क्लोज थोड़ा फैक्टर बना देते हैं। तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा, टोटल 3, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 2 था, 5 के पावर 2 था, एक मेरा 3 था, तो 3 के पावर 1 हो गया। अच्छा 2 के पावर 2 हो गया, और 5 के पावर 3 हो गया मेरा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जब फैक्टराइजेशन किया तो मेरा ये आया कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 3। अब सवाल यहाँ से बनता है कि इसमें पूछेगा क्या, जो पूछेगा उसी का जवाब देंगे। अगर नंबर ऑफ आपको फैक्टर्स पूछेगा, है नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ नहीं करना है, जितना घात है उसमें सब आपको एक ऐड करके गुना कर देना होगा। यानी 2 के पावर 2 था, तो एक्स्ट्रा एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 2, और इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका निकलेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 24। तो ये आपका सवाल धड़ल्ले पूछता है एग्जामिनेशन में कि गुणनखंड की संख्या बताएं या फिर इनका प्राइम फैक्टर का बताएं। तो पहला तो हो गया कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा एक सवाल, ठीक है, तो ये बता दीजिएगा। अगर आपका पूछा इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर पूछे यानी सम का, तो क्या होगा कि 2 पर तो 2 सम है ही, 3 पर नहीं है तो 3 को बढ़ाएंगे, यानी 2 गुने 1 ऐड करेंगे, 3 का पावर 1 है, लेकिन 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे मेरा कितना है, पावर 3 है, लेकिन इसको फिर हम सम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी मेरा कितना हो गया। ठीक है, सम वाला में हम क्या किए कि जो सम का घात है वो तो है ही, विषम पर अगर क्या है, ये मेरा घात जो है विषम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके सम करेंगे। फिर यहाँ भी ऐड किए थे। चलिए, विषम पूछेगा तो विषम तो आपका क्या है, इजी है। विषम वाला में देखते हैं, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑड वाला में करोगा टेस्ट, ऑड वाला में जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 है मेरा, 3 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा 1, इसके पर 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा, 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो 16 मेरा सम का, 8 मेरा विषम का। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले भी हम लोग क्या करते थे, 24 निकाल लिए थे, बस आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए। प्राइम फैक्टर पूछेगा तो प्राइम फैक्टर 3 ही बताता हूं मैं आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टर में आ जाएगा आपका जो भी दिया था पहले, 2 + 1 + 3 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ठीक है, और आपका प्राइम फैक्टर, और एक तो मैं इधर बताऊंगा ही कि किसी भी गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड का योग निकालने के लिए वो भी बड़ा आसान तरीका है ना। मैं जो है पहले से सवाल किया हुआ हूँ,
ताकि समय कम लगे। नहीं तो 1,78,200 का गुणनखंड करने में टाइम लग जाएगा। जब इसका हम लोग गुणनखंड किए थे तो 2 के पावर 3 आया था, ठीक है, 3 के पावर 4 आया था, ठीक है, 5 के पावर 2 आया था और 11 के पावर 1 आया था, ठीक है। अब बात समझिए, जब मैं फैक्टराइजेशन किया था तो 1,78,200 का कितना आया था, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2 और 11 के पावर 1। लेकिन जब योग पूछेगा तो क्या करते हैं, यह जो पावर है जैसे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 3, है ना, इस तरह से फिर मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 के पावर 3 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 से 1 से 2 से 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के पावर कितना है 4, तो पहले 3 के पावर 0 देंगे, फिर 3 के पावर 1 देंगे, 3 के पावर 2 देंगे, 3 के पावर 3 देंगे, जोड़ 3 के पावर कितना होगा 4, फिर मल्टीप्लीकेशन। 5 के पावर 2 है ना, गुना में लिख ही दे रहा हूँ मैं, तो 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 0 गुना 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 11 के पावर 0 गुने जोड़ 11 के पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी संख्या के पावर 1 0 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग एक टोटल का वैल्यू आएगा 15। 15 कैसे आया 1 2, ये टोटल वैल्यू 8 है गया, 8 4 12, 12 3 क्या हो गया 15। उसी तरह से सबका करेंगे तो 15 गुना 121 गुना मेरा हो जाएगा 31 गुना कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सब में यहाँ जहाँ जहाँ 0 है पावर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं एक ही करके दिखा दे रहा हूँ कि 15 आया कैसे, तो 2 के पावर 0 कितना होगा 1 होगा, 2 के पावर 1 कितना होगा 2 होगा, 2 के पावर 2 कितना होगा 4 होगा, और 2 के पावर 3 मेरा कितना होगा 8 होगा। तो 8 4 12, 12 2 14 1 15। तो सबको ऐसे ही करना पड़ता है ना, सबको करूँगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं करके आया हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय कम लगे। देखिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि मैं अपने आप को यहाँ पर बहुत बड़ा मैथमेटिशियन शो करूँगा, कुछ चीज़ें टीचर को पहले से भी करके आना होता है, क्योंकि मतलब जब लाइव सेशन चलती है तो वहाँ पे चीज़ें क्लियरेंस पहले से होनी चाहिए। तो 15 गुने 121 गुने 31 गुने इतना जब हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 675805 ठीक है। अब मैंने ये सवाल दिया क्यों, ठीक है, मैं जो सवाल दे रहा हूँ कि 7 8 आपके सिलेबस से रहेंगे, इक्का दुक्का जो प्रचलित सवाल जो पूछता है उसका आप सॉल्यूशन करें। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर और योग, एक सवाल से आप 4 सवाल सीखें, आपको रेलवे में भी काम देगा ये। अगला सवाल है कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो बताइए कि कितने वर्ष पहले शादी हुई थी। चलिए भाई, हस्बैंड और वाइफ का तो थोड़ा अलग ही मैटर है। पूछा है कि कितना वर्ष पहले शादी हुआ था, लोग हादसे के दिन को भी याद रखना पूछ जा रहा है सवाल के माध्यम से, और खास करके बीवी का बर्थडे भूल जाइए तो और ज़्यादा दिक्कत है। हस्बैंड की वर्तमान आयु कितनी है? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि मास्टर को इतना एक्सपीरियंस कहाँ से। पति और पत्नी की वर्तमान आयु कितना है 5:4, ठीक है। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, +6 लिख दे रहे हैं। प्लस में इसलिए लिख दे रहा हूँ कि चीज़ें बाद की है, माइनस में इसलिए लिखता हूँ कि चीज़ें पहले की है। तो 6:5 हो जाता है। पिछला क्लास में ही आयु वाला कॉन्सेप्ट का हम चर्चा किए थे कि यह सवाल बनता कैसे। तो यहाँ पे पहले रेशियो मिलाना पड़ता है कि 5 और 4 का अंतर कितना है 1 है, यहाँ का कितना है 6 और 5 है। तो मान लीजिए डिफरेंट रहता तो जितना से डिफरेंट रहता फिर ऊपर नीचे गुना करके उसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रेशियो, और फिर बाद में इसका रेशियो देखा जाता है, यह जो 6 साल जो एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा इसका रेशियो कितना होगा। तो 5 से बढ़ा कितना 6 बढ़ा, ठीक है, तो 6 बढ़ा तो 1, तो 1 का रेशियो कितना हो गया 6 वर्ष हो गया, ठीक है। अब जो पूछेगा वो हम बताएंगे। पूछ दिया कि वर्तमान में उम्र कितना है, कोई बात नहीं भाई, 5 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, इधर में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 हो जाएगा। अब पूछा है कि शादी के अभी कितना है उसकी आयु का अनुपात 4:3 है,
उनकी शादी के समय, शादी के समय 4:3 था, तो 4 × 6 और अनुपात कितना, 3 × 6। जब सदिया किया था तो 24 साल, मर्द और जनाना जो है इसकी, जनानी क्या बोलते हैं, वो 18 साल के। तो वर्तमान आयु कितना है, 30 साल। जब शादी थी उनकी कितनी थी अनुपात, 4:3 यानी 24 साल। तो भाई कितना साल पहले सदिया हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, कहता है कि एक आदमी दो वस्तुएं बेचता है, पहली 5% हानि पर, दूसरी 15% लाभ पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो लागत मूल्य के बीच का अंतर इतना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, ये जो है हानि पे बेचा, कितना, 5% हानि पे, तो उसका तो वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95%। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा 100, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कब, जब इक्वेशन बराबर करना हो तब, है ना, मजा आएगा। तो बी जो है वो कितना पे किया, 15% लाभ पे, तो 100 में क्या हो जाएगा, 15 जुड़ जाएगा, तो 115% लिखेंगे। तो परसेंट से परसेंट उड़ा दिए धाए से। किसी का मन होगा नहीं सर हम बटा 100 करेंगे, तो भाई बराबर के दोनों साइड 100 भी उड़ जाएगा, नीचे में अगर हम 100 दे देते हैं, इसके भी नीचे 100 दे देते हैं, यहीं कट जाता। अब ये कटेगा 19×5 = 95, और ये कितना कटेगा, 23×5 = 15 से। अब a × 19, ठीक है, बराबर b × कितना हो गया, 23। इस कंडीशन में a का वैल्यू इसमें रहता है, b का वैल्यू इसमें रहता है। a बटा जब b करेंगे तो मेरा 23 बटा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना का अंतर, 4 का अंतर। ठीक है, 4 का अंतर कितना दिया हुआ है सवाल में, 4400 रुपया। ठीक है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4400। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 1100। ठीक है, 1144 होगा ना, तो कितना होगा, 1100 आ गया। अब हमें कुछ भी पूछे, बेसिक हमें यहां तक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो पूछेगा उसका जवाब देंगे। दोनों का हमको विक्रय मूल्य पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले, तो इसमें है कि उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का तो विक्रय मूल्य समान ही होगा, तो पहले ए का हम निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था, तो 23 × 1100। ठीक है, तो 23 गुने करेंगे तो 3, 3 2 5, और 2 का 2 रह जाएगा, 253। ठीक है, 11 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, कुछ नहीं करना भाई। 23 ऐसे है, 23 ऐसे है, एक बार लिख दो, 3 5 2 हो जाएगा 253, और 2 0 चढ़ा दो। अब पूछा है, ये तो मेरा सीपी निकल गया ना उसका। अब पूछा है कि जब बेचता है कितना पे, 95% पे, तो कितना में बेचा था भाई, लाओ इससे 95 से हम लोग गुना कर दें, कहानी खत्म। 2 0 से 2 0 कटेगा, तो मेरा 253 गुना क्या करेंगे, 95 करेंगे, गुना करके आएगा मेरा ए वाला वैल्यू 240 क्योंकि मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, वीडियो कम लेंथ में बने। ठीक है, चलिए, ये आपका मैथ का 10 सवाल था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप जो है ना हम इससे जुड़ कैसे सकते हैं, देखिए सिविल कोड क्लर्क मेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं ऑफलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन जो सेंटर है मेरा, जहाँ पे हम लोग करते हैं, ये आपका हो गया भिकना पहाड़, सॉरी भिकना पहाड़ी करें, दिनकर गोलंबर अपोजिट V2 मॉल, है ना, आपकी पाठशाला कैंपस। ठीक है, और आपकी पाठशाला कैंपस में 2 बजे से चलती है। ठीक है, टाइमिंग आपका कितना बजे रहता है, 2 बजे रहता है, 2 से 4। ठीक है, 2 से 4 रहता है। 10 सेट करवाते हैं हम लोग, ठीक है, उसका फीस जो है 500 रुपीज लेते हैं, मतलब 20-25 दिन। अब संडे है तो वहाँ छुट्टी ही रहता है, महीना में खास करके फरवरी भी 28 दिन का हुआ, 4 दिन ऐसे छुट्टी, फिर कहीं व्यस्ता व्यस्ता। 10 सेट बड़ा हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी कीमत 500 रुपये ली जाती है। और इस 500 में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, 10 आपका टेस्ट हो गया, 10 आपका डिस्क्रिप्टिव का क्लास हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की क्लास जो है भारती सर लेते हैं। जैसे हम लोग एक सेट में 2 ऐसे अंग्रेजी में, 2 ऐसे हिंदी में, 2 पत्र अंग्रेजी में, 2 लेटर हम लोग क्या करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, यानी 4 एप्लीकेशन 4 लेटर। तो क्या होता है ना कि स्टूडेंट पहला दिन जिस दिन टेस्ट देता है
उसी दिन वो क्या करता है, एक लेटर तो और एक ऐसे तो लिख लेता है, लेकिन एक उसका रिमेनिंग रह जाता है। तो जब अगले दिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ने आते हैं तो भारती सर कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई थी किस बच्चों को पर्सनली वो क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के बताते भी हैं। और जो दो मेरा जो रह गया क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, उसकी चर्चा करते हैं, अंग्रेजी की और हिंदी की। और वो आपको क्लासरूम में ही लिखने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लिख रहे पा रहे हैं सही कि नहीं लिख पा रहे हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यह जो है, अब कोई बच्चा है ना कि अभी मान लीजिए कि सेट नंबर ऑफलाइन में 6 चल रहा है और इसका पहले से छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग 10 बजे 11 बजे आराम से खा पी के बुला लेते हैं, है ना, क्योंकि पहले का छूटा हुआ है तो बैकअप उसी को करना है। और वो क्या करता है, एक टेस्ट ऑलरेडी दे के कुछ गैप होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का जिस दिन क्लास रहता है उस दिन कर लेता है। और हम लोग 11 बजे से लेके 4 बजे तक क्या करते हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सब सारी चीज़ों का चर्चा करते हैं। कई बार होते हैं ना कि हम तो यूट्यूब पे अपना कमेंट भी देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं एक दिन 11 बजे आया, मैं अकेले बैठ के कैसे टेस्ट दूँ, उससे अच्छा है कि आप घर पे कर लें। आपको तो इतना भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दिए हैं कि अगर मेरा आप टेलीग्राम का चैनल का ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, वीडियो का सोल्यूशन डालता हूँ, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो भाई काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। 11 से 4 हम लोग बैठते किस लिए है कि पहले से कोई सेट बच्चा का छूट गया होगा, वो आएगा लिखेगा उसमें क्या कमी रह गया, अच्छे तरीके से कॉपी चेक की जाती है। ऑब्जेक्टिव का आंसर तो मैं ऑन डिटो मिलवा देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव का आपका अलग से कॉपी जमा होता है, चेक होकर आपको अगले दिन मिलता है। जब अगला दिन डिस्क्रिप्टिव का क्लास करने आते हैं तो, और बचा हुआ इससे बचा हुआ जो लेटर है वो सामने लिखवाया जाता है। साथ साथ में होमवर्क की भी सीरीज होती है। होमवर्क में आपको जो है सीरीज में ईडियम्स दिया जाता है, कंप्यूटर से सवाल दिया जाता है ना, जीके जी से सवाल दिया जाता है, वो भी 15-15 मिनट पूछा जाता है। तो एक्चुअल टाइम है वो 2 से 4, 10-11 बजे आते हैं वो बच्चे जिनका पहले से सेट छूटा हुआ है। और मेरी पूरी कोशिश है कि होली से पहले 10 सेट और 2 डिस्क्रिप्टिव मैं निकाल दूं। आप सिर्फ चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो आसान हो जाएगा। ऑनलाइन वाले हैं, कुछ बच्चे जैसे जॉब में हैं वो नहीं कर पाते हैं कि सर मैं ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आ पाता हूँ, तो उनका फ़ी भी मैंने कम रख दिया है, क्योंकि उनको जीरोक्स वगैरह का तो फी से मैनेज करना पड़ता है। 300 रख दिए हैं डस्ट टेस्ट का। और वो बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ बना के भेजते हैं हमें। और थोड़ी अभी व्यस्तता के चलते उनको रेगुलर समय देने का मैंने प्लान बना लिया है कि नहीं, उनको जो है पीडीएफ बना के भेजते हैं, क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद उसको हिसाब से उनको वॉइस और रिकॉर्ड करके या फिर फ़ोन करके बोला जाता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो आप मेरे से 3 माध्यम से जुड़ सकते हैं, एक ऑफलाइन सेंटर पे, एक ऑनलाइन सेंटर पे, एक टेलीग्राम का चैनल है ना, उस पर चले जाइए, वहाँ पे आपको मेरा पीडीएफ और लिंक हमेशा मिलता रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मार्केट में तो एक टेस्ट का 100 रुपये ले रहे हैं, हमने तो कम ही कर दिया, 50 में ही आपको डिस्क्रिप्टिव का क्लास भी है, गाइडेंस भी है, सब कुछ है। तो ये अपना थोड़ा बताना पड़ता है कोचिंग के लिए, ताकि बच्चे क्या हो, सही चीज़ें से अवेयर हो। अब आते हैं रीजनिंग के प्रति। ठीक है, 10 मेरा रीजनिंग था आपका, 10 मैथ तो हम लोगों ने कर लिया। कह रहा है कि PQRS है ना, और T एक मेज पे चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, PQ के बाएं ओर, अच्छा पहले ऐसा करते हैं, एक मेज बना लिया जाए। ठीक है, कहता है कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 लोग। कहता है कि P जो है R के बाएं दूसरी सीट पे बैठा है। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ R मान लेता हूँ तो P इसके बाएं हो गया। ठीक है, 1 और 2, P बाएं दूसरा हो गया। अच्छा, सवाल में ये मेंशन जरूर करना चाहिए था, वो मुंह जो है केंद्र की तरफ करके बैठा है। अब मान लीजिए कि मेज के बाहर की तरफ मुंह करके देखता तो सवाल सही थोड़ी ना होता। ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि शायद उनका जो फेस है वो टुवर्ड्स क्या है, सेंटर है। तो P जो है R के बाएं दूसरी सीट पे बैठा है, Q जो है R के दाएं से दूसरी सीट पे बैठा है, Q। ठीक है, R से दाएं दूसरी सीट। यदि S Q और P के बीच में बैठा है, अच्छा S Q और R के बीच में बैठा है, एस हो गया यहाँ पे, Q और R, ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। तो P के निकटतम दाएं कौन है, तो भाई तो P तो मेरा यहाँ बचा ना। अब सब कोई बैठ ही गया तो जो जगह किसके लिए था, P के लिए था। तो P के निकटतम दाएं क्या हो गया, R हो गया।
सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें लिखना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, है ना। कोई बात नहीं। अगला सवाल कहता है कि कोई निश्चित भाषा में, है ना, क्या लिखा जाता है कि एक भाषा है ट्रिफल्ड, TRIFLED, उसको क्या लिखा गया है, YQNEQT और I लिखा गया। कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसे में क्या होता है ना कि आपको इसका जो है अल्फ़ाबेट का क्या नंबरिंग है, अगर वो आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। T कितना होता है 20, Y कितना होता है 25, वैल्यू कितना से बढ़ा 5 से, R मेरा होता है 18, Q मेरा होता है 17, वैल्यू कितना हुआ -1, I मेरा होता है 9, ठीक है, N मेरा होता है 14 यानी +5, ठीक है, F मेरा होता है 6, E मेरा 5। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए, लेकिन आपको अंत तक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार होता है कि अंत में गेम पलट जाता है। तो यानी +5 - 1 का क्या है, सीरीज चल रहा है। तो F है, F मेरा कितना होता है 9, 9 में जब F मेरा होता है 6, F में जब 6 हम लोग जोड़ेंगे 5 तो मेरा कितना हो जाएगा, K होगा। A है मेरा, A में जब माइनस करेंगे, है ना, Z की तरफ चला जाएगा Z। L मेरा कितना है 12, तो 12 5 17 क्या होगा, Q होगा। T मेरा क्या है 20 है, तो 20 में से एक जाएगा अगला तो क्या होगा 19 होगा S। E मेरा क्या है 5 है, तो अगला 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, J मेरा होता है 10 यूजोटी। और R है, R मेरा 18 होता है, इसमें से एक घटेगा तो कितना होगा, Q होगा। तो KZQ SZQ का जो सही आंसर है वो ये वाला हो गया आपका। तो ऐसे सवाल में ना आप क्या करें कि इनका जो है नंबरिंग याद कर लें, ठीक है। वेन डायग्राम से एक सवाल रहेगा, कहता है कि उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है जो प्रतिदिन रात्रि में एक विशेष भोजन खाते हैं। कुछ खाता है, कुछ लोग आलू खाता है, ठीक है, आलू दम, कोई चिकन है, कोई अंडा है, ठीक है। अब इसी में से सवाल पूछ देगा कि कितने लोग चिकन खाते हैं, तो आलू अंडा नहीं खाते हैं, तो 59 हो जाएगा। अब जो सवाल पूछेगा वो बताएंगे, कितने लोग हैं कि चिकन अंडा खाते हैं, तो यहाँ पे कॉमन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछेंगे, हम इधर देखते हैं। कहते हैं कि कितने लोग रात्रि में भोजन जो है आलू और अंडा खाता है लेकिन चिकन नहीं खाता है ना। तो ये जो चिकन वाला पार्ट है इसको छोड़ के और आलू और अंडा का जो कॉमन होगा, तो ये कौन था, अंडा था, ये आलू था, इस दोनों का कॉमन कौन है 21। तो 21 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, आलू अंडा खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं, है ना। कुछ लोग अंडे खाने वाले भी क्या होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कहता है कि मार्कंडे और राजीव की माँ, अच्छा मार्कंडे जो है वो राजीव की माँ के पिते हैं, है। तो मान लिया कि इधर राजीव लिख दे रहे हैं, R4 राजीव, ठीक है। तो राजीव के माता की माँ जी ऊपर चली गई और इनके पिताजी कौन हो गए, मार्कंडे हो गए, ठीक है, मार्कंडे, ठीक है। कहता है कि मार्कंडे के 3 भाई हैं, यानी राजीव की नाना जी हुए, इनके क्या है 3 भाई, एक भाई मार्कंडे, दूसरा इधर, दूसरा इधर। कहता है कि इनमें से एक का पोता अभी है, इस तीनों में से कोई एक बुढ़ऊ का जो पोता है वो क्या है, अभी है। एक जनरेशन यहाँ, एक जनरेशन यहाँ, कौन हो गया, अभी हो गया। कहता है कि राजन जो है अभी का पुत्र है? हाँ, राजन जो है अभी का पुत्र है, यानी एकरो नीचे जनरेशन नंबर 4 में आ गए। यहाँ पे तो एक जनरेशन एक माए, दूसरा जनरेशन मार्कंड, तीसरा जनरेशन मार्कंडे ही 2 भाई, एगो ई भाई 3 भाई, तो एगो भाई एगो भाई। कहता है कि एक पोता जो है, तो ये बाबूजी वाला जनरेशन गया, पोता अभिषेक और बेटा राजन। तो क्या कहता है कि राजन जो है राजीव से किस प्रकार संबंधित है, राजीव ये, हाँ, तो अभिषेक का क्या लगा, बाबा के चचेरा भाई के बेटा अति पोता है तो भाई लगा, और बेटा ही कौन है, राजन, तो ये कर चचा लगा, ये भतीजा लगा। तो राजन राजीव से किस प्रकार संबंधित है, भतीजे,
ठीक है, चलिए आगे। कहता है कि इस संख्या का, इस है इस लिखा, इस संख्या का चित्र का चयन कीजिए जो दिए गए चित्र के अनुसार अनुरूप है। यानी कहता है कि ई तीनों मिला के कोई एक संबंध होगा, जो ई तीनों मिला के कोई एक संबंध होगा, वैसा ही संबंध इसमें आपको चारों में से खोजना है। कुछ बच्चे गलती कर दिए हैं टेस्ट में, है ना। यहाँ देखें कि 4 के क्यूब है, यहाँ देखें कि 5 के क्यूब है, तो इसका अगला आंसर जो होगा क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, लेकिन ऐसा गलती है। अब इसने क्या किया है कि 64 में से 8 घटाइए आप, है ना, तो आता है 56। बाद में इसको उलट के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 65। अब 125 में से 27 घटाएंगे तो आता है 98। उलट के दीजिए, लिख दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 89। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा इसमें से घटाया जाए, तो 100 में से 23 घटेगा भाई, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 216 में से 1, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, ये भी नहीं होगा। एक हो सकता है 83 माइनस 24, तो 13 में से 4 गया, कितना बचा 9। ये तो बचेगा अब 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। फिर उसका उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। हड़बड़ी में नहीं बनाना है, रीजनिंग है, थोड़ा अपने हिसाब से भी चलता है। कहता है अगला रीजनिंग है कि सभी अंडे बाजरा हैं। चलो भाई अंडे, ठीक है, और इसको थोड़ा बाजरा को हम ग्रीन ग्रीन से ले लेते हैं। बाजरा क्या है, ग्रीन होता है। चलो भाई बाजरा, बाजरा हो गया। कहता है सभी बाजरा गुब्बारे हैं। गुब्बारा का भी कलर चेंज ही कर देते हैं। तो भाई लड़कियों का फेवरेट कलर, ये हो गया गुब्बारा। के बाद कहता है सभी गुब्बारे कैदी हैं। यहाँ पर गड़बड़ दे दिया, लड़का लोग के साथ कितना अन्याय किया, कैदी लिख दिया। कहता है कि सभी अंडे बाजरा है, सभी बाजरा गुब्बारा है, सभी गुब्बारे क्या हैं कैदी हैं। अब इसमें से निष्कर्ष करना है कि सभी गुब्बारे अंडे हैं। हाँ भैया, गुब्बारा के बीच में कौन है, बाजरा है ना, गलत। कहता है कि कुछ कैदी बाजरा है। हाँ, कुछ कैदी बाजरा बिल्कुल होगा, है ना। अब देखिए, जहाँ कैपेसिटी 4 की है वहाँ पे आप 8 तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ कैपेसिटी 8 की है वहाँ पे 4 तो आप रख ही सकते हैं। ये तो सिलेलिज्म है, आपके सिलेबस में है, ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। भाई कुछ कैदी बाजरा हो सकता है, लेकिन टोटल कैदी बाजरा नहीं हो सकता है ना। गुब्बारा भी हो सकता है, अंडे भी हो सकते हैं, बाजरा भी हो सकते हैं। ये मेरा फॉलो करता है। कहता है कि सभी कैदी गुब्बारे हैं, नाजी ना। तो वनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कहता है कि उस विकल्प को चयन की जो रिक्त स्थानों को भरेगा और दी गई श्रृंखला को भी पूरा करेगा। अब यहां से हम मान लिया हम चलेंगे तो अगले रास्ता कटा हुआ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो इस दोनों को पकड़ के देखेंगे या फिर इस दोनों को पकड़ के देखेंगे, तब मेरा पता चलेगा। देखिए u से कन्वर्ट हुआ u में, 0 चेंज, लेकिन v से u में आया तो v होता है 22, u होता है 21, -1। ठीक है, w होता है 23, u होता है 21 यानी -2। x मेरा होता है 24, u मेरा होता है 21 -3। एक तो पैटर्न मेरा पता चला कि 0 घटा पहले, 1 घटा पहले, 2 घटा पहले, और क्या घटा 3 घटा। इस हिसाब से भी बना सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। x 0, बहुत बढ़िया बात। y 25, x 24 -1 सेटिस्फाइंग। ठीक है, z 26, x 24 -2, a 27, या तो 1 मानिए या फिर 27 मानिए। ये क्या है 24 है तो -3। इसी अनुसार हम यहाँ भी बना लेंगे। तो a से a में 0, तो a मेरा हो जाएगा। b मेरा 2 -1 करना है तो a हो जाएगा। c मेरा 3 -2 करना है तो मेरा a हो जाएगा। d मेरा 4 -3 करना है तो a हो जाएगा, यानी 4 ठो a हो जाएगा। जो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलो भारत माता की जय। चलिए आगे। कहता है कि 21 का संबंध 3 से है, वो 574 का संबंध किससे होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अरे तो सिंपल है, हलुआ फुल टॉस, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कितना से कटेगा 3 सते 21।
इसमें हम 7 से भागा दे देंगे, यानी 7 का मल्टीपल है, तो 7 दूनी 14, 8 7 56, हाँ 157, 82 का 82 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये सीरीज है, इसमें क्या होता है ना कि ये कई बार, ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, कई बार आपको इसमें काउंट करना पड़ेगा या फिर रिपीटिशन देखना पड़ेगा। देखिए ए के बाद क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, तो बिंदास होके यहाँ भी बी देना है। ठीक है, के के पहले, ई के पहले क्या है, के है। ठीक है, यहाँ भी बिंदास होके क्या देना है, के देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बी के बाद डी है, यहाँ बी के बाद भी कुछ देना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो रहा है, बी के बाद यहाँ एफ है। ठीक ना, तो ए के बाद बी कांस्टेंट है और के के पहले पी कांस्टेंट है, पी के बाद वाला चेंज कर रहा है और के पहले वाला चेंज कर रहा है। यहाँ डी था तो यहाँ एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ई होगा, तो बी के बाद यहाँ एफ होगा तो यहाँ जी होगा, एक मेरा ये हो सकता है। तो ए के बाद तो हम बी भरेंगे, चलो ठीक है। यहाँ बी के बाद चेंजिंग हो रहा है तो इसमें डी था तो इसमें ई हो गया, चलो इसमें एफ तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे ई के पहले कौन था, के था, और बी के बाद एफ के बाद क्या होगा, जी होगा, तो बी ई के जी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल। वही आपका सीक्वेंस को पूरा करना है, समझना पड़ेगा। एस होता है मेरा 19, ई मेरा होता है 16 तो -3, ए मेरा होता है एक्स होता है 24 और यू होता है मेरा कितना 21, ये भी -3। टी मेरा क्या होता है 20, टी मेरा होता है 22, +2 हो गया भाई, सही है। तो यहाँ पे जे मेरा 10 है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, तो 7 मेरा क्या होता है, जी होता है। आर मेरा क्या है 18 है, तो 18 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, तो एक्स 24। ठीक है, यहाँ पे कैसे हो गया भाई, एक्स मेरा 24, यू मेरा 21, यहाँ पे -3, यहाँ पे टी मेरा 20, आर मेरा 18, यहाँ पे होना चाहिए था ई, 24 में से, ठीक है तभी तो होता, 20 में से 2 गया था 18, तो यहाँ भी क्या है मेरा 18, 18 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 16 होगा, यानी पी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, पी से 2 बढ़ा, ठीक है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, बाल में कुछ इधर है क्या, ई भी, ये सवाल थोड़ा सा इधर लग रहा है, लेकिन जीपी के अनुसार इधर ही जाना चाहिए, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को बाद में लगता ही नहीं कि सर सवाल सही था, तो आप लोग खुद ही इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए ठीक है, MS एक्सेल, ठीक है, कंप्यूटर का अब अगला 10 सवाल रहेगा और उसका जवाब मैं आप लोग को कुछ सवाल छोड़ूंगा आप लोग के लिए, उसका जवाब देना है आपको। कहता है कि MS एक्सेल में तो कंटेंट को इटैलिक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ये जो आपका सही आंसर है वो होता है आपका Ctrl+3। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि आरपीजी, देन व्हाट इज आरपीजी। आरपीजी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जैसे किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो वो क्या करेगा, ये IBM का क्या है, पार्ट है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो बिजनेस को किसी को स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो शॉर्ट फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बग, बग जो है किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एक त्रुटि होती है, तो कंप्यूटर की शब्दावली में इसे क्या कह सकते हैं। बग तो एक शब्द जानवे करते हैं, अगला जो शब्द है आप सुनते हुए कहीं टेक्निकल ग्लिच हो, है ना, तो वही है का सही जवाब क्या होगा, ग्लिच होगा। अगला सवाल कहता है कि जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसको किस में रखा गया है, उसको रखा जाता है IBR में इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ठीक है,
जब सेक्शनल में बनाऊंगा तो इन सब सारी चीज़ों से मैं सवाल उठाऊंगा, PIR से उठाऊंगा, क्या है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, रजिस्टर क्या, सब सारी चीज़ें हैं, मैं उसका चर्चा करूंगा सेक्शनल में। डेट है, थोड़ा सा टाइम को देखना पड़ता है, बच्चे ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहते हैं, इसके चलते मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करवा देता हूँ। कहता है कि MS Excel 365 में निम्न में से कौन सा स्क्रीन के ऊपर टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। मान लिया जाए ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे, ये तो हो गया मेरा टाइटल बार। इसके नीचे भी एक रहता है, कहता है कि इसमें क्या रहता है, डाटा इंसेटिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए सभी कमांड सुविधा ये सब उपलब्ध रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। तो ट्रांजिस्टर शुरू से ही बोल रहे हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी को थोड़ा देखिएगा, पहला जनरेशन किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, उसका टेन्योर कब था, और उसमें कौन कौन से कंप्यूटर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, तो पहला में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, तीसरा में सिलिकॉन चिप था, चौथा में वेरी लार्ज स्केल VLSI था। तो इस तरह से आपको देखना है, तो ट्रांजिस्टर जो था वो सेकंड में था। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में किसे जाना जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, USB का प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा तो USB सबसे पहले मार के निकल जाइएगा, गलत जवाब। सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। ये एक स्टोरेज होता है, ठीक है, मेमोरी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कुछ कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाए जाने के बाद स्वचालित पुनः निर्मित हो जाती है। जब मूवी वगैरह भी देखे होंगे, जम्बी मार काट फिर बढ़ते रहता है ना आगे, तो वैसे ही है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग हटा देंगे लेकिन उसके बाद भी पुनः स्वसंचालित हो जाती है, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, जैसे ही सुपर कंप्यूटर की बात आए सबसे पहले इधर आ जाने का 5th जनरेशन में। भाई इसके पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर बनाने के उतना वो नहीं था, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग के पास सुविधा तकनीक है ना, अभी तो हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं उस हिस्से पे जहां लोग कम पहुंचे। कहता है कि सीपीयू में प्रयुक्त हाई स्पीड डिवाइस जो है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मदरबोर्ड पे देखिएगा स्लॉट बने होते हैं, वहां पे एक और रहता है रजिस्टर्ड, रजिस्टर में ही क्या कहा जाता है, जो अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि कुछ आपको कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म याद करके रखना है, क्योंकि 5 नंबर डिस्क्रिप्टिव में यहाँ से ही पूछेगा। ठीक है, हर सेट में अब समझिए कि अगर 25 सेट करवाते हैं तो 25 गुने 5 125 आपका सेट से ही हो जाएगा, मजाल है कि इधर से बाहर आ जाएगा नहीं। पहला है GPRS, तो GPRS का होता है जनरल कोई और कलर सिलेक्ट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, लोग बार बार बोलते रहते हैं GPRS। क्या ACRVICE है, पहले ही लिखा। MOPS, ठीक है, MOPS में क्या है कि मेमोरी के तौर पे मेमोरी ऑपरेशन पर सेकंड होता है, लेकिन ऐसे होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा मेमोरी के तौर पे जो होता है सो तो मान के चलना है मिलियन वाला। ठीक है, नेक्स्ट PNG, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो,
हेलो, चलिए। डॉस का है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये 5 आपका एज यूजुअल जो पूछता है, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एमओपीएस मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, ये सिर्फ मेमोरी में ये यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। अब है जीके जीएस का सवाल, ठीक है, 15 जीके जीएस रहता है जिसका जवाब आप लोग को क्या करना रहता है, लिखना रहता है, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने दिनों के लिए बढ़ाया जाता है, तो 1 वर्ष। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही टान सकते। आपातकाल आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, जरा इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल आपात की अवधि के दौरान 1 वर्ष बढ़ सकता है, नहीं तो अगर आपात नहीं लगा है तो मैक्सिमम 6 महीने ही बढ़ सकता है, ठीक है। कहता है कि कालिदास किस राजा के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। इसके बाद है कि गर्भाशय चाहे आंख की परितारिका एवं श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है। देखिए हमारे जो मसल्स हैं, एक बाहरी मसल जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, जो हम लोग इच्छा के अनुसार उसको मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे उसे हम जैसे हम चेहरा को क्या किए, स्पर्श किए, तो ये जितने भी काम हम लोगों ने किया वॉलेंट्री किए। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, मन किया तो हाथ छुए, मन किया तो गाल छुए। तो ये जो स्किन होती है, जो आपका ऐच्छिक मसल इसको कहते हैं, और यह जो होता है रफ मसल्स होता है, ठीक है, रफ मसल्स होता है, इस पे स्ट्राइप होता है। स्ट्राइप का मतलब क्या कि इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए, जैसे हमारी भोजन की जो नली है ना, चाहे फिर गर्भाशय है, चाहे आँख की परितारिका है, आप कितना देर बिना इसे रख लीजिएगा, पलक झपकैले, वो लगेगा ही, आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट आँख लड़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यह होता है चिकनी मांसपेशियाँ। क्या होते हैं, चिकनी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्राइप्ड मसल, ठीक है, अनस्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस खेल में बुल्स आई, समझ ही रहे हैं, बुल्स आई, ठीक है। तो बुल्स का मतलब होता है सांड, लेकिन हमने इसलिए नहीं दिया कि आप क्या करें कि बुल्स सांड से मार लेना है, शूटिंग के लिए बुल्स आई, ठीक है। तो किसके लिए होता है, शूटिंग के लिए होता है। कहता है कि जलियांवाला बाग हत्या के कांड के बाद किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ढेर बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, 1-2 बच्चा लिख दिया था किसको, महात्मा गांधी को, गलत। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर। अच्छा, तो महात्मा गांधी ने किस चीज की उपाधि त्याग दी थी, कैसरे हिंद की। किस व्यक्ति ने सर की उपाधि त्याग कर दी थी, जमनालाल बजाज की। जमनालाल बजाज ने क्या किए थे, सर की उपाधि त्याग दिए थे। कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट कहता है कि सचिन तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में, सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा कि गठन कब किया गया था, 2005 में। किसके लिए किया गया था, तो गरीबी आकलन के लिए किया गया था। फेमस सवाल है, पूछता रहता है, गरीबी आकलन के लिए किया गया था। अब कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और आंसर माइटोकॉन्ड्रिया मार के निकल जाते हैं, जो बिल्कुल गलत जवाब है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। और ढेर बच्चा तो क्या करता है, समझे में नहीं है। किचन ऑफ द सेल, एक होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया,
एंड किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट। कहता है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। देखिए यहाँ पे केंद्र लगा दिया, यानी पूछ रहा है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 53। जीके जीएस में आपका साफ साफ लिखा है सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप भारतीय संविधान को मिस ना करिए, अनुच्छेद हो या जो कुछ भी हो। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व क्या है। लो, ये हम नहीं बताएंगे, हम सब बिहारियों का कर्तव्य है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का, जो जो मेरा वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं कि जे बेचारा के एग्जाम होने वो अपना कर्तव्य पूरा करने आ जाएगा, ठीक है। इसका जो जवाब है डेंसिटी कितना है, इसको जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श, ठीक है, तो न्याय के आदर्श किस देश से लिया गया है? USSR, रसिया, ठीक है, रसिया से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हम लोग वहीं से लिए हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है, जरा इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनकी रचना है वाई एम एनाथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किनकी रचना है? यह जो रचना है अपना लीजेंड है ना, भगत सिंह, देश के बहुत बड़े सूर और वीर, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के अधिक प्रांत को न्यौछावर कर दिया। कहता है कि पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? लोकपाल बिल आया था 2014 में। 2014 का हम सवाल दिए होंगे करंट अफेयर्स में, जी नहीं। अभी 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल दिवस मनाया गया, और यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से, इसका जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है कि खेलों में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने लोग को मिला था? 4 लोग को मिला था। एक थी अपनी मनु भाकर, शूटिंग, ठीक है। एक आपका था हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर होना चाहिए, नहीं है हरमनप्रीत सिंह, वो हरमनप्रीत सिंह। एक डी गुकेश केस प्लेयर। एक थे आपके पैराथलीट हैं परवीन कुमार। तो टोटल 4 लोगों को मिला, इसमें से किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश का इनको लीजेंड कर सकते। लोक गायिका के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम आज तक नहीं, ठीक है, खास करके बिहार से शारदा सिन्हा जी, जिनका देहांत जो है कुछ दिन पहले 2024 में हो गया। 2024 या 25 की बात नहीं हुआ, 2024 में। तो वो किस बिहार के किस जिले से जन्मे थे? तो सुपौल में जन्मे थे। हुलास उनके गांव का नाम, ठीक है। ये रहा जीके का 15 सवाल। आगे जो है डिस्क्रिप्टिव है, भारती सर के द्वारा चलेगा, और मजेदार क्लास है डिस्क्रिप्टिव का। देखिए ऑब्जेक्टिव वाला तो सेशन है ना, ये आपको एसएससी का विद्यार्थी मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर है, वो छोड़ेगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव है तो वो भी अंग्रेजी में दबा के लिखेगा ही, हिंदी में उनकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम मैथ का लेवल क्यों रखते हैं? अभी तो आपका 10 सेट है, इजी ही लेवल चलेगा। अगर लगेगा कि नहीं हमें और लेवल बढ़ाना पड़ेगा तो मॉडरेट क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे तरफ से, बाकी आगे का क्लास है जो भारती सर के द्वारा चलेगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग कौन सा टेस्ट नंबर है? ये टेस्ट नंबर 4 है, और इसमें बाकी सब्जेक्ट के डिस्कशन आपके हो चुके हैं। हम लोग इंग्लिश और हिंदी आप देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, है ना। जैसा कि प्रीवियस टेस्ट का जो डिस्कशन आप लोग के लिए डाला गया है, आप लोग को अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का कोई भी क्वेरी अगर है, तो आप लोग टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में यहाँ भी आप बता सकते हैं कि और क्या हम लोग इसको बेहतर तरीके से और क्या हम कर सकते हैं। जो पैसेज आपने लिखा है और जो पैसेज यहाँ बताया जा रहा है, अगर उस कंटेंट्स को आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे, थोड़ा तुलनात्मक तरीके से देखेंगे, तो आप थोड़ा और आपका राइटिंग स्किल और बेहतर हो पाएगा, है ना। चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि लास्ट टेस्ट में हमने बताया था
कि उस दिन हम लोग ऐसे के ऊपर हमने काम नहीं किया था, राइट? थोड़ी बहुत काम किया गया था, वो भी हिंदी पे, हिंदी निबंध के ऊपर। आज हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर ये। चलिए, कह रहा है कि राइट एन एसे इन अबाउट, देखिए ये बहुत मायने रखता है बच्चे। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट जो यहाँ आकर दे रहे हैं बच्चे, वो लोग भी, और जो टेलीग्राम पे जो भेज रहे हैं अपना लिख करके पीडीएफ बनाकर, वो लोग भी, मैं उनमें देखता हूँ कि बहुत बच्चों ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया है। ये 150 वर्ड्स अगर कह रहा है तो या तो ये 140 होना चाहिए, 170 होना चाहिए, लेकिन 200 के तो अंदर ही होना चाहिए ना। लेकिन किसी किसी ने 250 वर्ड में लिखना शुरू कर दिया है ना? तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना कहा गया है आप उतना ही लिखें, क्योंकि जो दिया गया है आपको एक लिमिटेशन दिया गया है, वो इसलिए जाता है कि आप इतने शब्दों में आप अच्छे से कंटेंट को अपने आप सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है? पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा है टेररिज्म। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन सा लिखें तो बेहतर होगा हमारे लिए। तो दोनों के बारे में एक बार गौर से सोचेंगे कि आखिर इसके बारे में हम कितना जानते हैं। एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो आप पहले सोचेंगे कि इन दोनों के बारे में हम कितना जानते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, नहीं। जब 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लेंगे, एक एक मिनट दोनों के ऊपर सोचेंगे। सोचने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, कितना ही सोचेंगे। तो अगर आपको लग गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ इसके बारे में मैं 10 लाइन 15 लाइन अच्छे से लिख सकता हूँ, देन गो विद इट। अदरवाइज टेररिज्म वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। हम लोग दोनों देख रहे हैं कि दोनों में हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना? यहाँ पैसेज बताने का मतलब ये है कि थोड़ा इसको भी अगर देखेंगे, इसका भी पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है ना? इससे होगा क्या कि जो भी आप करेंगे और ये कंटेंट भी अगर देखेंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ ऑफलाइन भी जो आ रहे हैं, वो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो शुरू से करते आ रहे हैं, शुरुआत में किसी ने 2 लाइन लिखा है, 4 लाइन लिखा है, उसके बाद अब वो एक ऑन ट्रैक वो आ चुके हैं कि हाँ वो थोड़े बेहतर अब हो गए हैं। तो थोड़ा अपने पास और टाइम है, हम लोग और बेहतर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इन्फॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले तो एक बार आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो आखिर है क्या। मैं यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में कि क्या है। देखिए, लिखने का तरीका मैंने लास्ट डे भी बताया था। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या है, उसके बाद उसके मेन बॉडी के रूप में उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना? उसके बाद उसके फायदे क्या क्या हैं, जिसका आपको लगे, जैसा लगे, और उसका फिर आप निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, बहुत ही कम टाइम में ये इतना तो लिखा ही जा सकता है ना, बहुत ज्यादा टाइम। हाँ, लिखने का एक पैटर्न आपको बेहतर होना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या हमने कहा है कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी proposes a single law that applies to all citizens in India। ये एक ऐसा लॉ है, एक सिंगल लॉ है जो अप्लाई होता है किस पे? टू ऑल सिटीजन्स इन इंडिया, सबके ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कम्युनिटी और जेंडर। चाहे वो किसी भी ये से हो, उस पे वो अप्लाई होता है। India currently follows personal laws based on religions such as Hindu, Muslim, Christian and others for matters like marriage, divorce, inheritance and adoption। देखिए, जितनी भी बातें हैं, है ना, पर्सनल लॉ फॉलो होता है किसके आधार पे? रिलीजन के आधार पे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर्स। और किस बातों को लेकर? मैरिज से रिलेटेड बातों, डाइवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड और एडॉप्शन जो आप अपनाते हैं से जुड़ी बातों को लेकर के अलग अलग पर्सनल लॉ है। हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, सब में अलग अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा कि वो सारे लोग को ऊपर अप्लाई होगा, तो सारे लोग को एक जैसा मानना होगा, एक जैसे लॉ हो जाएंगे, किसी का लॉ अलग अलग नहीं होगा, ठीक है? क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इट में इंटरफेयर विद रिलीजियस फ्रीडम्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना? ये इंटरफेयर कर सकता है किससे? रिलीजियस फ्रीडम को और कल्चरल डाइवर्सिटी, जो जितने भी सांस्कृतिक विषमताएं हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी है ना, उसके अंदर ये इंटरफेयर कर सकता है। ऐसा कौन कहता है? जो इसकी आलोचना करते हैं, जो इसके फेवर में नहीं है, वो लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो द यूसीसी एम्स, इसका जो
लक्ष्य है टू इंश्योर इक्वालिटी बाय यूनिफाइंग दिस लॉज। इसका जो पर्पस है वो क्या है कि सबको क्या करना है, इक्वल कर देना है। यूनिफाइंग दिस लॉज, प्रोमोटिंग फेयरनेस स्पेशली फॉर विमेन एंड एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको खत्म करना, और विमेन के साथ इनके लिए, खास करके विमेन के लिए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। इक्वलिटी, पहला क्या हमने अभी बात किया, कहाँ गया, हाँ, इंश्योर इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे, है ना, तो ये सारा कुछ हो सकता है संभव। तो पहला जो है इसका बेनिफिट क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से, कि एवरीवन वुड बी ट्रीटेड एज इक्वली अंडर वन लॉ। हर लोग एक लॉ के तहत बराबर माने जाएंगे, ये होगा पहला। दूसरा क्या है, जेंडर जस्टिस। इट कुड प्रोवाइड better rights to women, especially in inheritance and marriage। इन चीजों में women को बेहतर अधिकार मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक उनको क्या कहता है, बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाता है। तो अगर यूसीसी आ गया तो उनको भी बराबर का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन। इट हेल्प, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एक इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी से बना, तो वो एक अखंड बनाने का जो बात है। इट हेल्प्स स्ट्रेंथन द यूनिटी बाय रिड्यूसिंग रिलीजियस डिफरेंस इन लीगल मैटर्स। किसी भी लीगल मैटर्स में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। यूसीसी आ जाने से क्या होगा कि इन चीजों को खत्म किया जाएगा, जो रिलीजियस डिफरेंसेस है लीगल मैटर्स में उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्हाइल यूसीसी हैज चैलेंजेस, हालांकि इसके साथ चैलेंजेस हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी इन इंडिया, है ना। इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा कि हाँ ठीक है, हालांकि इसके चैलेंजेस हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें टुवर्ड्स इंश्योरिंग, किसी चीज को इंश्योर करने में, किसको, जस्टिस को इंश्योर करने में, एंड इक्वलिटी इन इंडिया, भारत में इक्वलिटी लाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, होगा। यही इसका कंक्लूजन है। तो आप इस स्टेप में अगर लिखते हैं ना, तो आपको अगर 5 मार्क्स का आता है तो 4.5 या तो फिर 5 ये मिलना तय है, अगर आपने ऐसे पॉइंट वाइज लिख दिया तो। नहीं तो इसको आप पॉइंट वाइज ना करके आप ऐसे भी अगर लिखेंगे तभी 3.5 और 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपने पॉइंट वाइज कर दिया, पॉइंट वाइज करने से क्या होगा कि थोड़ा आपको आपको बेहतर लगेगा और आपको मार्क्स स्कोर ज्यादा आएगा। अब जैसे टेररिज्म, अब टेररिज्म के ऊपर हम लोग देखिए कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे क्या है कि देखिए, पहला तो इंट्रोडक्शन, जैसे हमने कहा। अब टेररिज्म है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत को इलिटरेसी हो सकती है ना, और क्या हो सकता है, गरीबी हो सकती है ना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट्स टू क्रिएट फियर एंड अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। टेररिज्म का मतलब क्या है कि किसी को धमकी देना या फिर हिंसा करना, किस लिए, टू क्रिएट फियर, डर बनाने के लिए, और पॉलिटिकल या रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल, किसी आदर्श को अगर मान रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, उसके तहत आप किसी में डर बनाने के लिए पॉलिटिकल अपना सॉरी पॉलिटिकल गोल या रिलीजियस गोल आपको किसी को प्रूफ करना है, तो उसके लिए अपना एक पावर दिखाना है, उसके लिए डर दिखाना होगा, और उसके लिए आप वायलेंस या फिर किसी को थ्रेट करते हैं, वही कहलाता है हमारा टेररिज्म। कह रहा है इट ऑफन टारगेट सिविलियंस, ये अक्सर किसको टारगेट करते हैं, सिविलियंस को, जो आम नागरिक होते हैं उसको टारगेट करते हैं। एमिंग टू डिसरप्ट सोसाइटीज एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट्स, किसको एम करते हैं, एमिंग टू डिसरप्ट, सोसाइटी को डिसरप्ट करते हैं और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करते हैं। जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको क्या करते हैं, थोड़ा उथल पुथल उसमें ले आते हैं। यही होता है ना, टेररिस्ट का काम क्या होता है, वही होता है। टेररिस्ट एक्ट्स include bombings, shootings and hijacking, causing widespread damage and panic। ये लोग क्या करते हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं शूट आउट, कहीं हाईजैक, और इससे क्या होता है, इसका कारण होता है कि वाइड स्प्रेड डैमेज एंड पैनिक, लोगों में एक उथल पुथल मच जाता है, बहुत सारी क्षति होती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, ये सब फैलता है।
किसी कारण? टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण। तो टेररिज्म क्या होता है और टेररिस्ट क्या करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसके ऊपर हमने बात कर ली। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो गया। अब इसके काउजेज क्या क्या हो सकते हैं, जो काउजेज हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे सोसाइटी पे और कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या है कि काउजेज में द मेन काउजेज ऑफ टेररिज्म आर पॉलिटिकल ग्रीवेंस, है ना। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकली जो अपना फायदा लेना चाहते हैं कि दो लोगों को लड़ा करके फायदा कुछ लिया जाए, उनके लिए ये होता है जो मेन काउज है। दूसरा क्या है? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। कोई भी चीज धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा उसको एक्सट्रीम लेवल पे माना जाए। अगर एक्सट्रीम लेवल पे मानने का क्या मतलब कि अपने आप को, आप अपने धर्म को आप टॉप पे मान रहे हैं और दूसरों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए वहां भी कहा जाता है कि ये भी एक मेन काउज होता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज है ना, उसकी वजह से भी टेररिस्ट अटैक होते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट देयर इश्यूज टू जस्टिफाई द वायलेंट एक्शंस। और जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने इशू को रखते हैं टू जस्टिफाई देयर वायलेंट एक्शन। और जो वायलेंट एक्शन वो लोग करते हैं ना, उस चीज से उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, हम अपने लिए बिल्कुल हमने सही किया है ना। चलिए अब इसके ऊपर बात करें कि ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव आल्सो मेड इट इजियर फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर्स। जितने भी, देखिए कहा ही जाता है ना कि हर चीज के निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। इसमें क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से क्या फर्क पड़ा है, ये उनके लिए भी इजी हो गया है। जैसे अपने लिए तो इजी हुआ ही है बहुत सारे काम, ये टेररिस्ट के लिए भी आसान हो गया है कि अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के पार जाकर के भी क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का डिमेरिट है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, काफी डीप, है ना, बहुत गहरा। चलिए, तो इसका जो असर होता है वो काफी गहरा होता है। पहला क्या है? लॉस ऑफ लाइफ। इनोसेंट सिविलियंस आर ऑफन द प्राइमरी विक्टिम्स। हमेशा ज्यादातर ये देखा गया है कि टेररिस्ट जो है इनोसेंट सिविलियन पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे 26/11 जो हुआ मुंबई में, कौन मारे गए? कौन मारे गए? सिविलियंस। चलिए, इकोनॉमिक डिसरप्शन। टेररिज्म causes significant economic damage, disrupting businesses and increasing security cost। देखिए, ये इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है, टेररिज्म की वजह से बहुत सारे लॉसेज होते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुत सारे बड़े बड़े डैमेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस डैमेज होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है बहुत सारा। ये देखा जाता है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए लोग बहुत बहुत खर्च करना शुरू करते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है। थर्ड है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। टेररिस्ट अटैक से क्या होता है कि बहुत लोग, क्या होता है, साइकोलॉजिकल, उनको एक मानसिक रूप से आघात पहुंचता है। टेररिस्ट एक्ट्स इंस्टिल फियर एंड इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी। इनका तो मेन मोटो ही था ना, इनका मेन मोटो क्या था? लोगों में डर पैदा करना, भय पैदा करना। तो टेररिस्ट एक्ट्स इंस्टिल फियर। इंस्टिल का क्या मतलब? देखिए क्या होता है कि आप जब भी डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं या फिर कुछ भी समझते हैं, तो इंस्टिल का मतलब क्या होता है ना, आप मोबाइल में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी टीचर का काम है बच्चों में अच्छे संस्कार डालना। तो इंस्टिल गुड वैल्यूज इन somebody, किसी में अच्छे संस्कार डालना। इंस्टिल फियर इन somebody, किसी में डर पैदा करना। इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन somebody, किसी में कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो इंस्टिल का मतलब क्या होता है? किसी में डालना, ठीक है। चलिए, तो इंस्टिल फियर एंड इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में डर पैदा करना, इनसिक्योरिटी पैदा करना, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि combating terrorism requires global cooperation, intelligence sharing, and addressing its root causes, such as poverty and political oppression। देखिए, इसके कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि combating terrorism requires global cooperation। अगर
टेररिज्म से हमें लड़ना है, कॉम्बैट करना है, मतलब युद्ध करना है उसे, उसके लिए क्या जरूरत है? ग्लोबल कोऑपरेशन की, सबको एकजुट आने की जरूरत है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, लोगों के पास क्या इंटेलिजेंस का आउटपुट क्या है, क्या उनको मिला है, इनपुट मिला है, उसकी जरूरत है कि जिसको भी जो पता चले वो एक दूसरे से शेयर करें ताकि टेररिस्ट एक्टिविटी पे रोक लगाया जा सके। एंड एड्रेसिंग इट्स रूट काउजेज, और उसका जो रूट काउज है, आखिर लोग टेररिस्ट बन क्यों जाते हैं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, आखिर वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, सच एज पॉवर्टी, जैसा कहा है, पॉवर्टी, गरीबी, पॉलिटिकल ऑपरेशन, किसी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, दबाव है, वो ओनली अ कलेक्टिव एफर्ट कैन हेल्प अचीव पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिव एफर्ट, मतलब मिलजुल कर ही एफर्ट अगर लगाया जाए, वही एकमात्र तरीका है कि शांति और सुरक्षा सुरक्षा प्रदान किया जा सके। कहाँ? वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, टेररिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है। और ऐसा नहीं कि अगर बात हो रही है टेररिज्म की तो ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात हो, फ्रांस में हुआ, यूएस में हुआ, हर जगह होता है। तो इनकी बात अगर है तो इनके ऊपर अगर काबू पाना है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्लोबली अगर सारे लोग एफर्ट लगाएं, कलेक्टिवली एफर्ट लगाएं, तो इसके ऊपर इस रोकथाम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है बच्चे की, पॉइंट वाइज करके अगर आप लिखते हैं तो आपके स्कोर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखिए यहाँ कितना है, 100 वर्ड्स है ना, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। जिन बच्चों ने एक ही लिखा है, मान लिया किसी ने एक लिखा है तो दूसरा मैं बताऊंगा, किसी ने सेकंड वाला लिखा है तो पहला भी मैं बताऊंगा, तो मैं दोनों बताता चलूंगा कि आखिर क्या लिखते हैं। पहला क्या है कि राइट अ लेटर टू द बीएलओ ऑफ योर इलेक्शन एरिया फॉर एडिंग योर नेम इन वोटर लिस्ट। अपने बीएलओ को एक लेटर लिखना है अपने ही इलेक्शन एरिया में अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए। सेकंड है कि राइट अ लेटर टू न्यूज़पेपर अपीलिंग फॉर अवेयर ऑफ क्लीनेस इन आवर एरिया। मतलब न्यूज़पेपर जो है उसके उसके संपादक को ही लिखेंगे, न्यूज़पेपर को थोड़ी लिखेंगे, उसके संपादक को, उसके एडिटर को लिखेंगे और उसको अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत है। गंदगी के लिए ही था ना, क्या था, अपीलिंग, हाँ, अवेयर ऑफ क्लीनेस। ठीक है, ये बीएलओ को जो लिखा गया, देखिए हमने ये फॉर्मेट पहले भी बताया है कि क्या है, हमने जो मॉडर्न तरीका है लिखने का वो मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको फॉलो ये करना है क्योंकि वहां ऐसा ही फॉर्मेट चल रहा है। प्रीवियस क्लास में जो हुआ है डिस्कशन टेस्ट नंबर 3, उसमें मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं कि हाईकोर्ट में कैसा लेटर लिखा जाता है, कैसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है, फ्रॉम यहाँ देना है, उसके बाद अपना नाम या कुछ भी देना है। योर नेम की जगह पे मैं बता चुका हूं कि एक्स वाई जी आप लिख सकते हैं, है ना। टू द बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ, जो एरिया होगा अपना वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूजन इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए रिक्वेस्ट। सर या मैडम, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रेस्पेक्टेड लगा रहे थे बच्चे, उनको मैंने मना किया था कि सर और मैडम के साथ कभी भी रेस्पेक्ट यूज नहीं करते हैं, वो सुपरफ्लुअस होता है। जब आप नाउन पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सर और मैडम के साथ रेस्पेक्टेड नहीं लगा जा सकता, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सर और मैडम, आई यहाँ अपना नाम दीजिए, नाम जैसा मैंने बताया एक्स वाई जी, रेजिडेंट ऑफ योर एड्रेस दे देना है कुछ भी। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऐड माय नेम टू द वोटर लिस्ट ऑफ, अपने इलेक्शन एरिया का नाम दे देना है। आई एम, एज दे देना है। ठीक है, years old, citizen of India and fulfill all the criteria for voter eligibility. I have attached the necessary documents. देखिए आपको सारा कुछ बताना है, कम शब्दों में ही बता दिया मैंने कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जो जरूरी दस्तावेज थे, वो मैं अटैच कर चुका हूं फॉर वेरिफिकेशन, इंक्लूडिंग माय प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड एज। एज और रेजिडेंस का प्रूफ के लिए मैं जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अटैच कर चुका हूं। I have appreciate if I would appreciate it, मैं इसे appreciate करूंगा, मुझे ये अच्छा लगेगा अगर आप, if you could process my request at the earliest,
मैं इस चीज के लिए काफी इसकी प्रशंसा करूंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप इसको प्रोसेस कर दें तो, एंड कंफर्म द इंक्लूजन ऑफ माय नेम इन द वोटर लिस्ट, और मेरा नाम अगर इसमें आ जाता है तो ये से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इस चीज के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और इस चीज पे ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। योर्स सिंसियरली, नीचे अपना नाम जैसा कि मैंने बताया, और योर्स लिखना है। बहुत लोग यहाँ एस छोड़ दे रहे हैं, सरासर गलत है बच्चे, वो एस वहां लगना चाहिए। और यहाँ डेट नहीं लिखना है, डेटेड, यहाँ पे डेट लिखना है। जैसे मैं देता हूं फरवरी, कितना, आज कितने हो गए, आज कितना हो गया, 26 2025, 2025, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आपके फॉर्मेट पे ही 50% मार्क्स तो उसी पे आते हैं। बाकी कुछ बॉडी अगर आपने अच्छा लिख दिया, थोड़ा सा कम शब्दों में, बहुत लोग ना पैसे लिख दे रहे हैं इसमें, पैसे नहीं, लेट इसका मतलब कि सामने वाले को सिर्फ आपको मैटर बताना है। सामने वाला जो ऑफिशियल्स है, जो अधिकारी है ना, वो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आपके लिए बैठा नहीं है, वो इतना बेरोजगार भी नहीं है, और भी काम है उसको। तो लेटर थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़ के अच्छा लगे और उसको सारी बातें भी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या था लेटर आपका, कि न्यूज़पेपर को बताना है कि आपके एरिया में थोड़ी गंदगी है, उस चीज से उसको अवेयर कराना है ताकि वो कुछ ऑफिशियल्स को बता सके, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, है ना। चलिए, तो फ्रॉम ये दे देना है टू द एडिटर न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट अपील फॉर क्लीनेस अवेयरनेस इन आवर एरिया, डियर सर मैडम। यहां देखिए ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ डियर लगा दिया। डियर आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑफिशियल होता तब भी आप लिखते, लेकिन सिर्फ सर या मैडम लिखा कीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्रोइंग इशू ऑफ क्लीननेस इन आवर लोकेलिटी, है ना। मैं आपका अटेंशन इधर खींचना चाहूंगा। मेरे लोकेलिटी में जो सफाई है उसके इशू से रिलेटेड जो बढ़ रही गंदगी है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। द स्ट्रीट्स, जो सड़कें हैं, पार्क है, एंड पब्लिक एरियाज आर ऑफन फिल्ड विद गार्बेज। जो सड़कें, पार्क्स, पब्लिक एरियाज अक्सर गार्बेज से भरे होते हैं, मेकिंग द इन्वायरमेंट अनसाइटली एंड अनहाइजेनिक। उसको बहुत ही गंदा बनाए हुए रहते हैं और उसको बहुत ही हाइजेनिक बनाए होते हैं। अब इससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। दिस सिचुएशन इज हार्मफुल टू बोथ हेल्थ। देखिए, बहुत सारे लोग जब बोथ लिखेंगे ना तो हेल्थ एंड ओवर वेल बीइंग, बोथ बाद में बोथ लगाते हैं, जबकि बोथ पहले लगाया जाता है। ये आपके सेंटेंस के फॉर्मेट को अच्छा करता है। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे कि दिस सिचुएशन इज हार्मफुल टू बोथ, पहला कौन सा, आवर हेल्थ एंड द ओवरऑल वेलबींग। जो ओवरऑल जो वेलबींग है, जो सारा कुछ जो अच्छा होना है, जैसे कोई अच्छा से सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ ये नहीं कर पा रहा, कोई अच्छा लग नहीं रहा है, वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, जो भी उस लोकेलिटी में रह रहे हैं कम्युनिटी, उनके लिए, उनके संपूर्ण ये के लिए ये अच्छा होगा, और सॉरी ये नुकसान होगा, है ना। तो अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा कि आपका ध्यान इस तरफ इसलिए लाना चाह रहे हैं ताकि आप सरकार को बता सकें, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बता सकें, और इसकी सफाई हो सके। तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो सबके लिए नुकसान है। आई काइंडली रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, हाँ देखिए, है ना, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंडक्ट रेगुलर क्लीनेस ड्राइव्स। मैं आपके माध्यम से जो कंडक्ट ऑथोरिटीज हैं, जो कंसर्न ऑथोरिटीज हैं, जो साफ सफाई देखते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि थोड़ा कुछ स्टेप उठाएं और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और रेगुलर सफाई अभियान चलाएं। आई ऑल्सो अर्ज, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अर्ज मतलब बोलना, ऑल रेजिडेंट्स टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सिर्फ मैं कंसर्न ऑफिशियल्स या अधिकारियों को नहीं बोलना चाहता, जो आसपास में लोग हैं मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा, उनको भी ये कहना चाहता हूं, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि अपने सोसाइटी को क्लीन रखने में, आपके आसपास को क्लीन रखने में उस सहायता करें, एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट, और जो जो वेस्ट मटेरियल है उसके डिस्पोज के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको निपटारे के लिए रिस्पॉन्सिबल बने।
लेट अस वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ क्लीनर। हम लोग आइए साथ मिलकर काम करें टू टू क्रिएट ए क्लीनर एंड हेल्थियर इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। एक हेल्थियर और क्लीनर इन्वायरमेंट बनाने में हम लोग काम करते हैं, जो हर किसी के लिए अच्छा हो सके। तो इस तरीके का फॉर्मेट देखिए, बहुत ही कम लाइनों में हमने 2 से 3 लाइन में लेटर पूरा किया और अपनी सारी बातें कह डाली। ठीक है, फिर सिंसियरली देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर ही लिखा करें, ये नहीं तो नया फॉर्मेट क्या है कि इस लाइन से लिखा, यहीं पे हमने पूरा कर दिया, तो वो आप लिखेंगे आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्सेस पूरे में पूरा आ जाए। ठीक है, चलिए, ये क्या है बच्चे, ये है आपका, हाँ, पैसेज। पैसेज देखने से पहले हम लोग उसका देखते हैं क्या, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए कि क्या है, उसके बाद मैं पहले 2 मिनट क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है।